नमस्कार। बंगाल विशेष में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। वंदन शब्द आजकल बहुत चल रहा है और सियासत में भी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण को लेकर लोकसभा में जो कुछ हुआ और उसके बाद जो राजनीतिक घमासान शुरू हुआ है, उस घमासान की तासीर क्या है, इसका फैसला बंगाल की जमीन पर हो जाएगा। 4 मई को केवल यही फैसला नहीं आएगा कि असम के बंगाल में और तमिलनाडु में कौन जीता और कौन हारा। इस बात का भी फैसला 4 मई को हो जाएगा कि बंगाल और तमिलनाडु की महिला मतदाताओं ने महिला आरक्षण पर जारी भारी कोलाहल के बीच में किसको समर्थन दिया है। और विशेष रूप से इन दोनों राज्यों में भी जहां अभी वोट होना बाकी है, 3 राज्यों में तो वोट हो चुका था इस घमासान से पहले, इसलिए मैंने 2 ही राज्यों का उल्लेख किया, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। और उसमें भी विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, चूंकि यहां महिला मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण के विषय को बंगाल का केंद्रीय चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री से लेकर सारे भाजपा के बड़े नेता जो भी बंगाल जा रहे हैं वो उस बात को उठा रहे हैं। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी उसका काउंटर कर रही है। विपक्ष कह रहा है कि महिला आरक्षण तो विषय ही नहीं था, महिला आरक्षण तो पास हो चुका था 2023 में, संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ सर्वसम्मति से, राष्ट्रपति की मोहर लगी और उसके बाद केंद्र द्वारा अधिसूचित हो गया वो विषय। अब महिला आरक्षण का तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं रहा। अब लोकसभा की सीटें 850 करने का मसला था, वो बात नहीं बनी, संसद में सरकार हार गई, ऐसा विपक्ष कह रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि महिला आरक्षण को रोक दिया गया, उसका अपना नैरेटिव है। क्योंकि अगर वो ये कहे भाजपा कि 850 सीटें करने संबंधी बिल, लोकसभा की 8 सीटें 850 हो जाए, इससे संबंधित बिल गिरा लोकसभा में, तो उसमें मजा नहीं आएगा, उसमें पॉलिटिकल जूस नहीं निकलेगा उस विषय में ना। पॉलिटिकल जूस किसमें निकल सकता है कि जब ये कहो कि महिला आरक्षण को रोक दिया गया। तो भाजपा ने वो वाली लाइन पकड़ ली कि विपक्ष ने, और विशेष रूप से कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके और एसपी समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने मिलके महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है, महिलाओं का अपमान किया है, महिलाओं को भागीदारी, लोकतंत्र में बड़ी भागीदारी मिले, इसका विरोध किया है। ये नैरेटिव भाजपा का है। और विपक्षी कह रहे हैं कि भाई साहब, महिला आरक्षण का तो विषय नहीं आया लोकसभा में, वो तो पहले कानून बन चुका है, तो उसमें हम बाधा कैसे पहुंचा देंगे। अब किसका नैरेटिव चलेगा, जनता को किसका नैरेटिव पसंद आएगा, इसका सबसे बड़ा इम्तिहान, सबसे बड़ा टेस्ट पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है 23 तारीख को और 29 तारीख को इसी महीने की। 23 को पहले चरण का मतदान, 29 को दूसरे चरण का मतदान, और परिणाम 4 मई को। कुल मिला के मानकर चलिए आज 20 तारीख तो हो ही गई, 14 दिन, एक पखवाड़ा है सिर्फ शेष। ये पता लग जाएगा कि महिला आरक्षण को जो चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हुई पक्ष और विपक्ष की ओर से, उस पर जनता किसके ऊपर भरोसा कर रही है, भाजपा के ऊपर या विपक्ष के ऊपर। अगर ममता बनर्जी और स्टालिन, तमिलनाडु में स्टालिन और बंगाल में ममता, अगर ये दोनों जीतते हैं, इनकी पार्टियां जीतती हैं, तो वो भाजपा के लिए तो झटका होगा ही होगा। बंगाल में विशेष रूप से झटका होगा, क्योंकि तमिलनाडु में तो भाजपा उतनी सक्रिय और मजबूत भी नहीं, लेकिन बंगाल में तो कोशिश कर ही रही, वो भी झटका होगा। और महिला आरक्षण की भाजपा
की रणनीति को देश ने स्वीकार नहीं किया, ऐसा संदेश भी जाएगा बंगाल से। तो 29 के लिए फिर भाजपा के लिए मुश्किल होगा इस विषय को केंद्रीय चुनावी मुद्दा बनाना, महिला आरक्षण को, क्योंकि अगर ये बंगाल और तमिलनाडु में ही नहीं चला 2026 में, तो 29 तक तो चलने का मतलब ही नहीं। अच्छा, एक बात और कहें, आप सोचिए, ये नई बात है, महिला आरक्षण का विषय बड़ा है, देश की आधी आबादी से सीधे जुड़ा हुआ विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप सोचिए वजह क्या रही, आप जानो, मैं उसमें नहीं पढ़ता, लेकिन एक तथ्य आपके सामने रखता हूं। 2023 अंत का अंत समीप आते आते संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया, कानून बन गया, राष्ट्रपति के दस्तखत हो गए। इतनी बड़ी राजनीतिक सामाजिक घटना घटी देश में कि महिलाओं को, आधी आबादी को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में, इसका कानून बना संसद में, और उसके बाद 24 में चुनाव हुआ, 2024 में, यानी चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले महिला आरक्षण का कानून बना देश में। नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में बना, मोदी जी की अगुवाई में बना। तब भी देश भर में भाजपा ने नारी वंदन अभियान चलाया, कुछ अभियानों में मोदी जी भी गए, देश भर में महिलाओं के जत्थे, देश भर से महिलाओं के जत्थे दिल्ली आए प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहने। लेकिन 2024 के चुनाव में महिला आरक्षण मुद्दा नहीं बन पाया, भाजपा के प्रयासों के बाद भी। एक दूसरा, 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों में भाजपा की जो स्थिति रही, बहुमत से दूर रही भाजपा, 272 की जगह 240 पर आकर ठिठक गई लोकसभा में। अगर आधी आबादी ने भाजपा को महिला आरक्षण के कारण आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद दिया होता, तो भाजपा 370 सीट जीत कर आती 2024 में लोकसभा में। आधी आबादी जिसके साथ खड़ी हो जाए, वो पार्टी 350 से नीचे रह ही नहीं सकती लोकसभा में, किसी सूरत में नहीं रह सकती। भाजपा 240 पर कैसे सिमट गई? महिला आरक्षण बिल पास कराने के बाद, कानून बनवाने के बाद 240 पर आकर ठिठक गई, सहम गई। इसकी विवेचना होनी चाहिए, इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या राजनीति है। कोई चीज तो काम कर रही होगी, कोई अंतरधारा होगी, कोई अंडर करंट होगा देश में, या भाजपा के विरोध वाले मुद्दे इतने बड़े हो गए कि वो महिला आरक्षण के सारे तेज प्रताप को ध्वस्त कर गए मुद्दे। क्या महिला आरक्षण इतना छोटा विषय था कि चुनाव से कुछ महीने पहले 30 साल का विषय हल हुआ, 30 साल की प्रतीक्षा पूरी हुई, महिलाओं के लिए आरक्षण स्वीकृत हुआ, और वो चुनाव में फलीभूत नहीं हुई उसकी कोई भी चीज, उसकी कोई छाया दिखाई नहीं दी लोकसभा के चुनाव में। और लोकसभा का चुनाव आरक्षण, दलित और पिछड़े और संविधान, इस पर आकर चला गया। महिला आरक्षण लोकसभा के चुनाव में 24 के महत्वपूर्ण क्यों नहीं हो पाया, इसकी तो पड़ताल करो। भाजपा वालों को भी इस पर चिंतन करना चाहिए, अनुचिंतन करना चाहिए। संघ वालों को भी इस पर कम से कम 10-20 बैठकें कर लेनी चाहिए थी, भागवत जी से लेके और जिला प्रचारक तक, सबको बैठकर, कि कोई तो कारण होगा। महिला आरक्षण 2024 के लोकसभा चुनाव में विषय क्यों नहीं बना, और अगर 24 में नहीं बना, जब पारित कानून बना महिला आरक्षण का, तो 29 में बन जाएगा, इसकी उम्मीद कैसे की जा सकती है, इसकी आशा कैसे की जा सकती है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो समय 2023 का था, जब महिला आरक्षण मूर्त रूप लिया और कुछ महीने बाद देश में वोट हुआ लोकसभा का।
लेकिन उसका असर नहीं दिखा। तो महिला आरक्षण अगर कोई ऐसी चुनावी या राजनीतिक सिद्धि होती जो चुनाव के परिणाम को पलट दे, तो फिर 24 में उसका असर दिखता, वैसा नहीं दिखा। वो महिलाओं का एक तरफा समर्थन भाजपा को मिलना चाहिए था, फिर तो महिला आरक्षण के नाते नहीं मिला। तो अब तो स्थितियां और वैसी हो गई विचित्र। अब 2026 में बंगाल में और तमिलनाडु में क्या आधी आबादी भाजपा के पक्ष में खड़ी होगी? और अगर ऐसा हो गया तो भाजपा क्रांति कर देगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाजपा को 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा, अपनी रणनीति का पुनर्निर्धारण करना होगा। ये जान लीजिए, पुराने ढंग स्टाइल में पुराने मुद्दों पर नई लड़ाई फिर भाजपा नहीं लड़ पाएगी, ये जान लीजिएगा, कतई नहीं लड़ सकती। फिर उसको नीति बदलनी होगी, रणनीति बदलनी होगी, रण कौशल में परिवर्तन करना होगा, नए मुद्दे खोजने होंगे, नए मैदान खोजने होंगे, तब जाके 29 में बात बनेगी। लेकिन इस सब में क्या होगा, कैसे होगा, उसकी छाया आपको 4 मई को बंगाल के चुनाव परिणाम से मिल जाएगी। बंगाल में भाजपा कैसा करती है, इससे 2029 के भाजपा की संभावनाओं की भी एक हल्की सी झलक मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, बंगाल का जनादेश बहुत महत्वपूर्ण है इस बार, उस पर निगाह रखिए। धन्यवाद।